Hey guys, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Khurshid Anwar Qasmi. I am your English teacher. And today in this video lecture, I am going to present a very important class that is about should, must, ought to. These are very important modal verbs. You should know and understand that what is the correct meaning of these all modal verbs and what is the ways of using these modal verbs. So now I am going to teach you and I request all of you that please listen to me carefully to understand this lesson. Dear guys, जैसा कि अभी मैंने आपके सामने तज़किरा किया है कि मैं खुर्शीद अनवर कासमी एक नए सबक के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं जो है शुड, मस्ट, आउट टू। ये तीनों मॉडल वर्ब्स ज़्यादातर एडवाइस, सजेशन और ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल किए। इन तीनों मॉडल वर्ब के कॉन्सेप्ट को जब मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा तो ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा बोर्ड भर गया है और मैं थोड़े देर बैक आकर के मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरा सा इस व्हाइट बोर्ड पर मौजूद इबारतों को गौर से देखिए कि क्या कुछ लिखा हुआ है, तब आप समझ जाएंगे कि ये कुछ अजीबो गरीब नक्शा है। ये तो अभी मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है और मुझे भी मालूम है अभी आपको ये समझ में नहीं आ सकता है जब तक एक एक करके मैं आपको न समझाऊं। बहरहाल ये मैटर बहुत तवील था, इसीलिए ऑलरेडी मैंने इनके तमाम कॉन्सेप्ट को व्हाइट बोर्ड पर तैयार कर दिया है ताकि हमारा ज़्यादा वक्त ज़ाय ना हो और बहुत ही कम वक्त में इसको समझें। कितने ही कम वक्त में इसको समझाने की कोशिश करूंगा, इसके बावजूद भी ये वीडियो लेक्चर थोड़ी तवील हो सकती है, इसीलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और शुड, मस्ट, आउट टू के पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। मेरी किताब में तकरीबन 5-6 तरह के इसके डिफरेंट वेज को भी समझाया गया है। चूंकि मैं साहिब किताब हूं और जितना बेहतर अंदाज में उसको मैं समझा पाऊंगा और कोई नहीं समझा पाएगा, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी तवील हो रही है, लेकिन घबराइए नहीं, थोड़ा और एंड तक देखिए। और ये जो हमने आपको समझाया ये लफ्ज़ शुड, मस्ट, आउट टू का बुनियादी कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा भी कई वेज से लफ्ज़ शुड, मस्ट, आउट टू को प्रयोग किया जाता है। अगर आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं, जानकारी नहीं हासिल करते हैं, उनके बारे में पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कंफ्यूज रहेंगे और मैं नहीं चाहता हूं कि आप कंफ्यूज रहें, इसीलिए मैं इस वीडियो लेक्चर में आपके तमाम कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। तो चलिए इनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट को भी हम समझ लेते हैं। हियर आई हैव रिटन यूज ऑफ शुड एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, कि लफ्ज़ शुड का प्रयोग शैल के पास्ट फॉर्म के रूप में। ये बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि आपने माक़बल में फ्यूचर की तर्जमानी के लिए एक हेल्पिंग वर्ब लफ्ज़ शैल के बारे में सुना होगा। अगर मैं ये बताऊं कि जिस तरह लफ्ज़ कैन का पास्ट कुड होता है वैसे ही ये शुड, ये लफ्ज़ शैल का पास्ट है। और उमूमन इस तरह के यूजेस की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम ज़माने मुस्तक़बिल से ताल्लुक़ रखने वाले किसी जुमले को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में पेश करते हैं तो उस वक्त लफ्ज़ शैल को जो मुतकल्लिम ने यूज़ किया था उसको हम शुड से चेंज कर देते हैं, शुड से बदल देते हैं। अब ये कौन सी बला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये तो एक बहुत तवील बहस है जिसको नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात की जाती है। अभी पूरे तौर पर आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इसके लिए आप इंतज़ार करें। चैप्टर नंबर 61 में मैं नरेशन की बहस मैंने किया है, वहां आप उस वीडियो लेक्चर को देखें, तब जाकर आपको पूरी बात समझ में आएगी। बहरहाल इतना समझ लीजिए कि अगर मैंने आपसे कुछ कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आई शैल नॉट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ये मेरे मुंह से निकलने वाले जुमले हैं। इस जुमले को आपने सुना और आप इस जुमले को अपने किसी तीसरे फ्रेंड के सामने नकल करना चाहते हैं, तो इस मामले में आप नाकिल हो जाएंगे, रिपोर्टर हो जाएंगे। तो जब आप मेरी बात को किसी तीसरे बंदे के सामने नकल करेंगे तो इसको नकल करने के दो तरीके हैं। एक तरीके को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है तो दूसरे को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच में यह होता है कि आप मुतकल्लिम के कलाम को हूबहू किसी के सामने नकल करते हैं, जबकि
इनडायरेक्ट स्पीच में मुतकल्लिम के कलाम में आप तब्दीलियां पैदा करते हैं। यहाँ दो तरह की तब्दीलियां की जाती है, एक सब्जेक्ट को चेंज कर दिया जाता है और दूसरे नंबर पर जो भी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया गया है उसको हम पास्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तब हमें ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, आई शैल नॉट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। इसको जब आप डायरेक्ट मूड में बयान कीजिएगा तो कहिएगा ही सैड, यानी मैंने कहा था। तो यहाँ पर जब किसी और से कहिएगा तो कहिएगा उन्होंने कहा था, आई शैल नॉट टॉक टू यू, कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ये डायरेक्ट मूड है, इसमें चेंजिंग नहीं की जाती है। जो मुतकल्लिम ने हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को यूज़ किया था उसी के ज़रिए से पेश किया जाता है, जैसा कि यहाँ पेश किया गया है। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में ये होता है कि आपको थोड़ी तब्दीली करनी पड़ती है। मुतकल्लिम आई को ही से बदलना पड़ता है और अगर यहाँ वी होता तो यहाँ पर दे से बदलना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल ही सेड, उसने कहा, और के ही शुड नॉट टॉक टू मी, कि उसे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर आई को मैंने ही से बदल दिया और ये जो शैल था उसको शुड से बदल दिया और उसके बाद पूरा जुमला हमने लिखा। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इसके फुल कॉन्सेप्ट को अभी मैं नहीं समझा पाऊंगा, इसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। लेसन नंबर 61 में इसकी बहस आने वाली है, तब आप इसको मजीद तफसील से समझ लीजिए। लफ्ज़ शैल का एक और भी डिफरेंट यूज है जिसको मैं समझाना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ लिखा है यूज ऑफ शैल एंड शुड फॉर परमिशन एंड सजेशन, कि लफ्ज़ शैल और शुड का इस्तेमाल परमिशन और सजेशन के लिए। माकबल में आपने पढ़ा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में लफ्ज़ मे और माइट को, कैन और कुड को हम किसके लिए, परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या मुमकिन है कि लफ्ज़ शैल और शुड को भी परमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाए? तो ऑफ कोर्स मुमकिन है, मुमकिन ही नहीं बल्कि 100% यूजुअल है। अंग्रेज इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा कि इंग्लिश दो प्रकार की है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है जो कि लंदन और इंग्लैंड वाले लोग बोलते हैं, और दूसरा अमेरिकन इंग्लिश है जो कि अमेरिका में बोली जाती है। अगर आप अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के दरमियान अगर आप फ़र्क को देखें कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश, कि अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या फ़र्क है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं। लेकिन अगर आप गहरी स्टडी करेंगे तो आप इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि कुछ ख़ास मकामात पर अमेरिकन और ब्रिटिश का यूजेस अलग अलग है। यानी ब्रिटिश लोग उसी मफहूम को जाहिर करने के लिए कुछ अलग ताबीर इस्तेमाल करते हैं, तो अमेरिकन कुछ अलग ताबीर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही एक फ़र्क है लफ्ज़ शैल और शुड के इस्तेमालात में। जब आप किसी बंदे से किसी कार्य को करने का सजेशन करते हो या आप एक तरीके का इजाज़त ले रहे हो, तो उस वक्त ब्रिटिश वाले लोग लफ्ज़ शैल को प्रयोग करते हैं। शैल को आई पर मुकद्दम करके या वी पर मुकद्दम करके वे लोग इजाज़त के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं शैल आई गो, इसका तर्जमा ये नहीं होगा कि क्या मैं जाऊंगा, फ्यूचर का तर्जमा क़तअन नहीं होगा। इसका तर्जमा होता है कि क्या मैं जाऊं। बहुत जगह आपने सुना होगा क्या मैं जाऊं, क्या मैं बोलूं, क्या मैं खाऊं, क्या मैं शुरू करूं, क्या मैं पढ़ूं। इस तरीके से जब आप जुमले बोलते हैं तो इसमें एक तरीके के आप अपने सामने वाले से इजाज़त तलब करते हैं। तो इस तरीके की इजाज़त तलब करने के लिए ब्रिटिश वाले लोग लफ्ज़ शैल को आई और वी पर मुकद्दम करके यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा है शैल आई गो नाउ, क्या अभी मैं जाऊँ, तो यहाँ पर इसका परमिशन के लिए यूज़ हुआ है। इसी तरीके से अमेरिकन जब इसी मफहूम को जाहिर करेंगे कि क्या मैं जाऊं, तो उसकी जगह पर वो लोग शैल नहीं बल्कि शुड को प्रयोग करते हैं कि शुड आई गो नाउ, क्या मैं जाऊं। यहाँ पर क्या मुझे जाना चाहिए, चाहिए वाला तर्जमा नहीं होगा बल्कि यहाँ पर एक तरीके के जाऊं वाला तर्जमा होगा। इसी तरीके से अगर हम अमेरिकन की बातें करें और ब्रिटिश की, तो यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा है कि व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें। इसका तर्जुमा क्या करेंगे, हम क्या करें। व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें। इसी तरीके से अगर आप अमेरिकन लहजे की बात करें तो वो कहते हैं कि व्हाट शुड वी डू, हम क्या करें। व्हाट शैल आई डू एंड व्हाट शैल आई नॉट डू, मैं क्या करूं और न करूं कुछ नहीं समझ में आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये देखा आपने कि लफ्ज़ शैल और शुड का प्रयोग एक तरीके के परमिशन और सजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डियर गाइस, माशाल्लाह आप लफ्ज़ शुड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल कर चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग अबाउट मस्ट। डियर गाइस, बसा औक़ात लफ्ज़ मस्ट को भी कुछ अलग तरह के मफहूम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हियर आई हैव रिटन 2 डिफरेंट वेज। यहाँ पर मैं
मैंने लफ्ज़ मस्ट के दो अलग अलग डिफरेंट वेज को लिखा है और उसे मैं समझाना चाहता हूँ। हियर आई हैव रिटन यूज ऑफ मस्ट फॉर ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के बारे में बातचीत करने के लिए भी हम लफ्ज़ मस्ट को प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस वक्त हम एडवाइस नहीं दे रहे हैं, उस वक्त हम सलाह नहीं दे रहे हैं या किसी ज़रूरी चीज़ के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस वक्त हम गालिब गुमान की बात करते हैं। गालिब गुमान क्या होता है? तसव्वुर कीजिए कि आपके सामने कुछ कराइन ऐसे नज़र आए जिसके पेश नज़र आप 80% इस नतीजे पे पहुंचे कि ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा कि योर ब्रदर मस्ट बी 20 ईयर्स, कि तुम्हारा भाई तो ज़रूर 20 साल का हो चुका होगा या हो गया होगा। इसका तर्जमा कुछ ऐसा करेंगे, इसका तर्जमा इस तरह के मफहूम के लिए चाहिए नहीं होता है। गौर से समझ लीजिए, चाहिए नहीं होता है। हर जगह मस्ट का तर्जमा चाहिए से नहीं होगा। जब हम गालिब गुमान की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जब आपके भाई से मेरी मुलाकात हुई थी तब वो मात्र 10 साल का था और आज वो 10 साल बाद आप मेरे पास आए और तो मैंने पूछा कि तुम्हारा भाई कैसा है। कहने लगे कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, वो इस वक्त कतर में है। तब मैंने कहा कि शायद मुझे लगता है कि अब तो वो 20 साल का हो गया होगा, क्योंकि जब वो 10 साल का था तब हमारी मुलाकात उससे हुई थी। सो योर ब्रदर मस्ट बी 20 ईयर्स, तुम्हारा भाई ज़रूर 20 साल का हो गया होगा। ये मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, मैं गालिब गुमान कर रहा हूँ। इसी तरीके से एक दूसरी मिसाल है, इट मस्ट बी रेन आफ्टर सम टाइम, ज़रूर थोड़ी देर बाद बारिश होगी। ये जुमला मैंने कब प्रयोग किया? इस जुमले को मैंने तब प्रयोग किया जब मैंने इस बात को महसूस किया कि मौसम बदल चुका है, चारों तरफ काले बादल छा गए, तेज आंधी चलनी शुरू हो गई है। तो ये सब इस बात पर दलालत कर रहा है कि बारिश होगी। तब मैंने कहा इट मस्ट बी रेन आफ्टर सम टाइम, कि जरूर थोड़ी देर बाद बारिश होगी। तो यहां भी इसका तर्जमा मैं किससे कर रहा हूं? गागी गे से कर रहा हूं। यहां इसका तर्जमा शुड से नहीं कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन कॉन्सेप्ट एल्स। मैं आपको लफ्ज़ मस्ट के बारे में एक कॉन्सेप्ट और भी समझाऊंगा। वो यहाँ लिखा है कि यूज ऑफ मस्ट टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, कि लफ्ज़ मस्ट का यूज प्रोहिबिशन यानी ममानियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप कहते हैं कि यहाँ किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है, ममानियत है किसी चीज़ को, उस ममानियत के मफहूम को जाहिर करने के लिए भी आप लफ्ज़ मस्ट को प्रयोग कर सकते हैं। हियर आई हैव रिटन यू मस्ट नॉट टच विदाउट परमिशन, तुम्हें किसी के सामान को बगैर इजाज़त हरगिज़ नहीं छूनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी सामान को बगैर इजाज़त के छूना मना है। यहां पर मैं ममानियत की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से हियर आई हैव रिटन देयर मस्ट नॉट बी स्मोकिंग, यहां स्मोकिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मस्जिद है, मस्जिद में स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, तब आप कह सकते हैं देयर मस्ट नॉट बी स्मोकिंग, यहां स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। क्लासरूम में स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, यानी यहां पर स्मोकिंग करना मना है। डियर स्टूडेंट, डियर गाइस, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को जाहिर करने के लिए हम लफ्ज़ मस्ट को भी इस्तेमाल करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग एल्स दैट इज रिमेनिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं जो कि व्हाइट बोर्ड पर बात है। हमारी बात लगभग पूरी हो चुकी है, बहुत जल्द मैं इस वीडियो लेक्चर को खत्म करने वाला हूं। मैं आपसे दरखास्त करूंगा थोड़ी देर और हमारे साथ बने रहिए। लफ्ज़ आउट टू के बारे में एक जानकारी मैंने माक़बल में आपको दिया कि इसका तर्जमा ज़रूर भी ज़रूर से होता है और ताकीद भी ताकीद के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब मैं आपको इसके लिए मना करता हूँ। इस माना में लोग इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। इसका यूज़ ज़्यादातर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अखलाकी जिम्मेदारी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ अच्छी है और उसके अच्छे होने का दारोमदार एक्सटर्नल नहीं है बल्कि इंटरनल है, यानी फितरतन वो चीज़ अच्छी है, किसी बाहरी दबाव के पेश नज़र अच्छी नहीं है। इसको आप यूँ समझ जाइए, यहाँ लिखा है हमने कि वी आउट टू ओबे पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की ज़रूर हमें अपने वालिदैन की कदर करना चाहिए। वालिदैन का कदर करना ये एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है बल्कि ये एक इंटरनल फोर्सेस है, फितरतन है। हर धर्म के मानने वाले इस बात के कायल हैं कि माता पिता की इज्जत करनी चाहिए और उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये इस्लाम भी कहता है, ये हिंदू रिलीजन भी कहता है, सिख भी कहता है और ईसाई में भी चले जाइए। हर ये गोया के वालिदैन की कदर करना एक फितरतन अमल है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए जब आप किसी को एडवाइस करते हैं तो वहाँ पर शुड के बजाय आप आउट टू को प्रयोग करें, ये समझाना चाहता हूँ। इसी तरीके से वी आउट टू हेल्प
पुअर्स, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो गरीबों की मदद करना सिर्फ इस्लाम नहीं कहता है, बल्कि हर मज़हब में इसके बारे में कहा गया है कि आप गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद करें। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका सजेशन है ये एक फितरतन है, इंटरनल फोर्सेस है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज में आउट टू को प्रयोग करते हैं और उस वक्त इसका तर्जमा नॉर्मल चाहिए से होता है, ज़रूर भी ज़रूर वगैरह इसका तर्जमा नहीं होता है। हमने तो सिर्फ उनके दरमियान मानवी फ़र्क पैदा करने के लिए हमने एक का तर्जमा ज़रूर से चाहिए और एक का तर्जमा ज़रूर भी ज़रूर से हमने आपको समझाया है। डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो थोड़ी तवील हो गई है, लेकिन मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इतने तफसीलात करने के बावजूद भी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो तो अगेन एक मरतबा इस वीडियो को प्ले कीजिए और एक बार, दो बार, तीन मरतबा देख करके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप आगे बढ़िए, तब इंशाअल्लाह ताला आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे जुदा होना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।